Hello everyone. Our today's topic is microbes as biofertilizers. माइक्रोब्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं ये हम समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। पर इससे पहले ये समझते हैं कि कन्वेंशनल टेक्निक क्या थी। हम जानते हैं कि कन्वेंशनली हम बहुत ज़्यादा सालों से केमिकल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर डिपेंडेड है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज़ है, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड में आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्री केमिकल्स की डिमांड बढ़ी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की डिमांड बढ़ी और उसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, डिमांड में आने लगे। यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइज़र्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। अर्बनाइजेशन और बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उनकी फूड डिमांड ज़्यादा थी और उनको हमें फुलफ़िल करना था, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए था एग्रीकल्चर में और वो हमें करवा के दिया केमिकल फर्टिलाइज़र्स ने। पर इस एक बेनिफिट के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र्स की नेगेटिव इम्पैक्ट हुई। इन्होंने पॉल्यूशन किया, इन्होंने ना सिर्फ सॉइल इकोसिस्टम को डैमेज किया पर उसके साथ साथ वाटर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को भी हैम्पर किया। इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी और उसको सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी था कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है, उनकी जो नीड है, उनकी जो डिमांड है, उनको कम करें। उनकी जगह हम स्विच हो जाए बायो फर्टिलाइज़र्स में और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। There are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers। और अब हम जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र से किस तरीके से एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम है, उनकी स्टेबिलिटी और उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है उस पर इफ़ेक्ट हो रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम हो, एक स्टेबल इकोसिस्टम हो, एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करना चाहिए। राइजोबियम एज अ बायो फर्टिलाइजर, सबसे पहले देखते हैं राइजोबियम को। राइजोबियम को किस तरीके से एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये जो माइक्रोब्स हैं जिनको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये हमारे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उनको इंक्रीज कर देते हैं। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। मोस्टली ये बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में बैक्टीरिया, फंगस और साइनोबैक्टीरिया यूज में आते हैं। हम देख रहे हैं राइजोबियम के बारे में। Nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium। 11 साइंस में हम पढ़ चुके हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में जो नोड्यूल्स देखने को मिलती है, जैसे आपको फर्स्ट फिगर में देखने को मिल रही है, ये नोड्यूल्स राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया की वजह से पाई जाती है। ये बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट एज अ न्यूट्रिएंट। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रोजन सोल्ट में कन्वर्ट करता है और ये सोल्ट प्लांट यूज़ करता है न्यूट्रिएंट की तरह। इस तरीके से प्लांट को फ़ायदा होता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। राइजोबियम का फ़ायदा ये होता है कि राइजोबियम जो है अपना खाना खुद नहीं फॉर्म कर सकता, इसलिए वो फूड के लिए डिपेंडेंट है और ये फूड उनको प्लांट से मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे, दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट दे रहे, इसलिए इस तरीके की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं। एजोस्पाइरिलम एंड एज़ोटोबैक्टीरिया आर दी बायोफर्टिलाइजर्स, कैन बी यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। ये जो दोनों बैक्टीरिया है, एजोस्पाइरिलम एंड दी एज़ोटोबैक्टर, ये हम बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एजोस्पाइरिलम एंड दी एज़ोटोबैक्टर कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन दी सॉइल। पहले तो ये फ्री लिविंग है, मतलब ये सॉइल में फ्री लिविंग दिखाते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन सोल्ट में और इस तरीके से ये सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है उनको इंक्रीज करते हैं, एंड रीचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। और अगर ऐसा होगा तो सॉइल के अंदर हमें कम से कम ज़रूरत रहेगी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की। जो यूरिया केमिकल फर्टिलाइज़र है उसको स्प्रिंकल करने की ज़रूरत अब नहीं रहेगी अगर हमारी ज़मीन में, सॉइल में एजोस्पाइरिलम और एज़ोटोबैक्टर हो गए तो।
माइकोराइजा इज अ बायो फर्टिलाइजर। माइकोराइजा एक फंगस है और वो सिम्बायोसिस दिखाती है प्लांट रूट्स के साथ। माइकोराइजा इज ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट्स। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। ग्लोमस जीनस से ये बिलोंग करती है। माइकोराइजा एक फंगस है और ये फंगस पार्ट जो है वो प्लांट को क्या प्रॉफिट देता है। द फंगल सिम्बायोनेंट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासिस इट टू द प्लांट। ये जो माइकोराइजा है मतलब कि फंगस, ये फंगस सोइल से ज़्यादा फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाती है। इस तरीके से प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और भी बेनिफिट्स है जो प्लांट्स को होते हैं। बेनिफिट्स टू प्लांट्स ड्यू टू फंगल एसोसिएशन। पहला तो हमने देखा कि ज़्यादा फॉस्फोरस या न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिलेंगे। सेकेंड, रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, रेजिस्टेंस मिलेगा। हम जानते हैं कि काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के ज़रिए प्लांट के रूट्स को डैमेज करते हैं, उनमें डिजीज़ करते हैं और क्रॉप को ख़राब करते हैं। जब तक माइकोराइजा नाम की फंगी प्लांट के रूट्स में होगी तब तक वो डिजीज़ कोजिंग ऑर्गेनिजम्स रूट्स को ख़राब नहीं कर पाएंगे। हम समझ चुके थे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जब तक रूट सिस्टम में माइकोराइजा की डोमिनेंसी होगी तब तक कोई और रूट बॉर्न डिजीजेस, कोई और रूट बॉर्न पैथोजेंस रूट्स को ख़राब नहीं कर पाएगा। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रोट, ज़्यादा सॉल्टी जो एनवायरनमेंट है, अगर सॉइल ज़्यादा सॉल्टी है, उसमें सॉल्ट लेवल ज़्यादा है, और सूखा जो पड़ता है, पानी की अनअवेबिलिटी, इन दोनों कंडीशन में ये फंगस जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शन देगी। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स एंड वाटर प्लांट्स तक पहुंचाती है, इसलिए प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, फास्ट होता है। ये बात हमने की प्लांट्स को क्या प्रॉफिट मिलता है। हमने बात की थी सिम्बायोसिस की, तो डेफिनेटली माइकोराइजा का भी यहाँ कोई फ़ायदा होगा। माइकोराइजा एक ऐसी फंगी है जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं फॉर्म कर सकती, जो अपना फूड खुद नहीं फॉर्म कर सकती। हम जानते हैं कि फंगस जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, तो माइकोराइजा को प्लांट से खाना मिल जाएगा, उनको फूड मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ये माइकोराइजा का फ़ायदा है। दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में दोनों के लिए प्रॉफिटेबल, एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस एसोसिएशन को सिम्बायोसिस कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर। अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या रोल प्ले करता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स। पहली चीज़ तो ये बैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के साथ साथ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि एनाबिना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको नाइट्रोजन सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में है एनाबिना, नोस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ये तीनों एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के ही है। इन पेडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। पेडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक एयर से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो नाइट्रोजन सोल्ट पेडी फील्ड में फर्टिलाइजर की तरह काम में आता है। ब्लू ग्रीन algae मतलब कि साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये हवा से नाइट्रोजन खींच के उनको नाइट्रोजन सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और ये सोल्ट को सॉइल के अंदर एस्टैब्लिश करते हैं, जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। लास्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और चैप्टर, कॉमर्शियल बायोफर्टिलाइजर्स। हमारी कंट्री में काफ़ी कॉमर्शियल बायोफर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं। आप फिगर में देख रहे हैं रूट किंग, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, इन सब के साचेट्स ऐसे मिलते हैं और आप इसमें टेक्निक दी गई होती है, इस तरीके से इनको आपकी सोइल में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। रूट किंग रूट को प्रोटेक्ट करेगा, डेफिनेटली उसमें फंगस होगी, ट्राइकोडर्मा, और हो सकती है इसमें माइकोराइजा। एजेटोबैक्टर आप जानते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे सोइल में, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। और राइजोबियम भी सेम उसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। तो मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, और वो यूरिया फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। पर अगर आप एजेटोबैक्टर और राइजोबियम को यूज़ करेंगे तो आपकी जो डिपेंडेंसी है यूरिया फर्टिलाइज़र के ऊपर वो कम हो जाएगी। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ नहीं करेंगे तब भी चलेगा, अगर आप एजेटोबैक्टर और राइजोबियम के साचेट्स यूज़ कर रहे हैं या इनको ग्रो करवा रहे हैं तो।
और यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड ऑफ समवन स्टोरी इज द बिगिनिंग ऑफ अदर्स। किसी की स्टोरी का अंत किसी और की स्टोरी के लिए बिगिनिंग हो सकता है। यहाँ मेरी स्टोरी फिनिश हुई, मेरा जो टीचिंग का काम है वो ख़त्म हुआ। अब शुरू होती है आपकी स्टोरी, मतलब कि आपके लर्निंग का पार्ट।